हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम लेकर आते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़ी हर बारीक बातें। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से भारत का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, फंडिंग से लेकर इस अलग अलग सेक्टर्स की बारीक से बारीक बात हम आपके सामने पेश करते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि न सिर्फ आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दें बल्कि हम आपको इंस्पायर भी करें। और इसीलिए इस शो में हमारी कोशिश यही रहती है कि बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग जिन्होंने स्टार्टअप वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाई है उन्हें आपके सामने लाएं, उनकी बातें सुनवाएं और उनसे वो सवाल करें जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं, उन एंटरप्रेन्योर से जुड़ी हैं जो या तो स्टार्टअप वर्ल्ड में एंट्री ले चुके हैं या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड में अपना मुकाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं बिपिन प्रीत सिंह जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं मोबीक्विक से, और इसके साथ ही हमारे साथ है अंकित कुमार जो कि सीईओ हैं स्काई एयर से। मोबीक्विक की अगर हम बात करें तो मोबीक्विक आप जानते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और अलग तरह का मुकाम है इसका, एक फिनटेक कंपनी है। इसके अलावा बात करें अगर हम स्काई एयर की तो स्काई एयर ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में, ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विपिन मैं आपके पास आना चाहूँगा और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि जो ये पूरा स्टार्टअप वर्ल्ड है इसमें आप किस तरह के सुधार चाहते हैं और किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं। स्मॉल बिजनेसेस, आई थिंक हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं। और इन छोटे बिजनेसेस को अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से इजीली पैसा नहीं मिलता है। और आपको पता है कि कैपिटल होगा तो ये अपना बिजनेसेस बढ़ाएंगे, बट अभी भी इनको लो कॉस्ट कैपिटल इजीली अवेलेबल नहीं है। ये लोग जैसे दुकानदार हैं या किसी रिमोट शहर में कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बैंक से इतनी आसानी से लोन मिलता नहीं है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स इनको एंटरटेन करते नहीं हैं। बट जो हमारे पीएसयू या सरकारी बैंक हैं उनके प्रोसेसेस इतने लंबे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो मेरी ये मांग रहेगी कि और इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और फिनटेक्स जैसी हमारी फिनटेक्स हैं जो हम मर्चेंट्स को भी लोन देते हैं, छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं, छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, हमें लो कॉस्ट कैपिटल का प्रोवाइड किया जाए। हमें बड़े बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है या कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिनके पास बहुत सारा डिपॉजिट पड़ा है कस्टमर्स का और लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारे जरिए और हमारे एल्गोरिदम्स के जरिए, हमारे मशीन लर्निंग के जरिए इन छोटे दुकानदारों तक हम छोटे छोटे अमाउंट 1 लाख 2 लाख का कैपिटल प्रोवाइड कर सकें। इससे हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा, इनके बिजनेसेस बढ़ेंगे एंड ओवरऑल हमारे जो पर कैपिटा इनकम है और जो इकोनॉमी है इसमें डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। विपिन, इस वक्त आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह होगी, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि इंडिया जिस स्टेज पे है आज की घड़ी में 2024 आ चुका है। अगले 10 साल हमारे गोल्डन एज है, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है वो टेक ऑफ के लिए रेडी है। हमारी पर कैपिटा इनकम कुछ $2,500 3,000 पे है अभी, और अगले कुछ सालों में ये $5,000 पे पहुंच जाएगी। आप देखिए, जब चाइना की पर कैपिटा इनकम $5,000 पे पहुंची थी तो उसके बाद जो उनका ग्रोथ है वो इस तरह से हुआ है, बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ। अम, तो हमारा देश में जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ा चेंज लेके आ रहा है। आपने पेमेंट्स में देख लिया ऑलरेडी, यूपीआई के जरिए, फिनटेक में मैंने आपको बता दिया कि बहुत चेंज हो रहा है ऑलरेडी। ई कॉमर्स में हो रहा है, रोबोटिक्स में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की है। आप कहीं पे भी देख लीजिए उठा के, टेक्नोलॉजी से अगली अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप निडर होके आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए और सही निश्चय के साथ, सही इंटेंट के साथ एक बिजनेस प्लान बनाइए
और उस बिजनेस प्लान के लिए आप इन्वेस्टर से भी बात करिए, कैपिटल भी लीजिए और अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। अगर आपकी ये सारी चीजें सही मंशा के साथ, सही इंटेंट के साथ हैं, और साथ प्रॉफिट का भी मोटिव रखिए कि आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट भी बनाना है। बिकॉज हमने पिछले 10 सालों में जैसे इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, उसमें बहुत पैसा जलाया भी है, बहुत पैसा कैपिटल इन्वेस्ट भी किया है। बट ऑफ कोर्स इसके बाद सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कंपनीज लिस्ट भी हुई हैं, कंपनीज की सेल भी हुई है, लोगों ने पैसा भी बनाया है, इन्वेस्टर्स ने भी पैसा बनाया है, प्रमोटर्स ने भी पैसा बनाया है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बन सकती है। बट आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है, बिना बिना डर के। बट उसके बाद एक प्लान बनाना है, उस प्लान को प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके जाना है, ताकि फिर एक पॉइंट के बाद, कुछ सालों के बाद, आपको पैसे की जरूरत ना पड़े। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मार्केट बहुत बड़ी है। कहीं पे भी आप उठा के देख लीजिए, हमारा देश जो है अगले 50 सालों के लिए पूरी दुनिया में सबसे आगे रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ में। आपको बस ये सोचना है कि किस सेगमेंट में आपको, किस मार्केट में आपको ये पकड़ना है, और उस पे आप अपने अगले 5 या 10 साल बिना सोचे समझे लगा दीजिए। विपिन, आपने चर्चा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा अगर हम बात करें अलग अलग पहलुओं की, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बिजनेसेस हैं या ऐसे कौन से पहलू हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो स्टार्टअप वर्ल्ड में कामयाबी पक्की है? देखिए, मैं तो फिनटेक से हूं। मैं तो ये बोलूंगा कि फिनटेक में अभी बहुत कम काम हुआ है। बिकॉज आपको लगता होगा कि हम अब पूरे देश में सिस्टम्स बन गए हैं, डिजिटल सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम्स, तो अब क्या बचा? ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो लोग यूज़ करते हैं ये सारे सिस्टम्स फिनटेक के, ये करीब 20% भी नहीं पूरे देश में। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है कि अगले 10 साल में क्या ये 20%, 40%, 50% बन सकता है। मैं तो 100% तो मैं सोच भी नहीं। तो उसमें उसको टैप करने का जो तरीका है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि अभी तक हमने मेट्रोज में और बड़े शहरों में ये काम किया है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को समझ आती है या मेन हिंदी लैंग्वेज समझ आती है। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको लैंग्वेज शायद इतनी अच्छी समझ नहीं आती है, और उनके लिए आपको चीज़ें और सिंपल करनी पड़ेंगी, और आसान करनी पड़ेंगी, और बहुत सारे आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, उनके पास पहुंचना पड़ेगा, उनके लिए ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं तो मानता हूं कि फिनटेक में ही जो पार्टनरशिप्स का जो मॉडल है कि बैंक्स के साथ आप पार्टनर करिए, एनबीएफसीज के साथ आप पार्टनर करिए, या हमारी जैसी बड़ी फिनटेक्स के साथ पार्टनर करिए, इसी में बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है और बन रहा है। बिल्कुल। तो विपिन ने तमाम पहलुओं की जानकारी दी, बताया कि चैलेंजेस क्या हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, जो नए लोग हैं उन्हें किस तैयारी के साथ आना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आखिर वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं जिन पर फोकस करके आज और बड़ा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। चलिए अब चर्चा में शामिल करते हैं अंकित कुमार को। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ज़रा मुझे अपने कारोबार के बारे में सबसे पहले बताइए। हमारी कंपनी जो है स्काई एयर मोबिलिटी, वो ड्रोन डिलीवरी की क्षेत्र में काम करती है और ड्रोन से एक पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है कम से कम समय में, और काफ़ी किफ़ायती है। हम बहुत सारी कंपनीज के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में, और बहुत सारे और भी अस्पतालों के साथ में, डायग्नोस्टिक कंपनीज के साथ में काम करते हैं, जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक सैंपल्स को, मेडिसिन को दूर दराज के इलाकों में बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बहुत किफ़ायती दर पे पहुंचाते हैं। अंकित, तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मैं आज के आज अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो आप एक आइडिया जिस पे काम कर रहे हैं, और ये आई थिंक ये सभी के साथ होता है, जो हमें लगता है कि जो आइडिया पे हम काम कर रहे हैं वो आइडिया एक $1 बिलियन आइडिया हो सकता है कल की डेट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये आइडिया बहुत आगे तक जा सकता है, उसकी वैलिडेशन हम कैसे करें। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि अगर उसकी वैलिडेशन की जाए, देखी जाए कि ये मार्केट फिट है या नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से जा सकता है, किस लेवल में कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर वो बहुत छोटे लेवल में काम कर रहा है तो शायद वो बहुत बड़ा स्केल अप नहीं हो सकता है। तो आपको स्केल अप के बारे में, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में, आपको आपको इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप उस आइडिया को लेके आगे जा सके।
एक बार आपने वो कर दिया, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। आपको उस टीम पे सबसे ज्यादा एफर्ट डालनी चाहिए, जो आपकी कोर टीम होगी, जिसके साथ आप काम करने वाले हो, जिसके साथ आप सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाले हो। परसिवरेंस लेवल्स आपकी अपनी टीम के साथ काफी ज्यादा होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव वे में उस टीम के साथ काम करके आपको एक प्रोडक्ट बना के, उस प्रोडक्ट को एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना के उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाने में बहुत समस्याएं आएंगी। और ये जो आपकी कोर टीम है, इनके अंदर इतना पैशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो आपको ऐसे पैशनेट लोग ढूंढने पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, आपको वो एक कोर टीम स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको अपने आइडिया पे काम करना पड़ेगा। आप इंक्यूबेटर्स पे पास जा सकते हो, जो आपको बहुत क्विक सीड मनी दे सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करके एक MVP बना सकते हो, एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट आप बना सकते हो। उस प्रोडक्ट को फिर मार्केट तक ले जाने के लिए आपको काफ़ी सारे सजेशंस मिलेंगे, काफ़ी मेंटोर्स का एक्सेस मिल जाता है, काफ़ी लोग मिल जाते हैं इंडस्ट्री से जो आके आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दो कोर एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको अर्ली फंडिंग मिलती है, अर्ली सीड फंडिंग मिल जाती है, और आपने प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट पे काम किया और प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए मेहनत की, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है उस तरीके से। और परसिवरेंस, सैक्रिफाइस, एफर्ट्स, नाइटलेस स्लीप्स, और ये सारी चीज़ें इस जर्नी का हिस्सा रहती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ब्राइट शाइनी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो एक्चुअल में ब्राइट शाइनी और स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो सैक्रिफाइस आपको करने हैं, और पेन लेने के लिए आपको डे वन से रेडी रहना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल एडवाइस अंकित बहुत ज़रूरी थी जो आपने दी है, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। चलिए, इस प्रैक्टिकल एडवाइस के बाद अब मैं आपसे इस पूरे सेक्टर में अगर मैं बात करूं, उस कोर सेक्टर की जहां पर संभावनाएं हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताइए, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और इसके साथ ही अगर कोई सुझाव है आपका इस सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए तो वो भी दें। अभी अभी जो आप इंडस्ट्री की सिनारियो देख रहे हैं और हालात देख रहे हैं, वो जो एक बीच में हमारे यहाँ पे एक जो बूम आई हुई थी, जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, बहुत बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स उठा रहे थे और उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे। सो आई थिंक फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। फंडामेंटली बिजनेस कितना स्ट्रांग होना चाहिए कोर में, उस पर ज़्यादा फोकस है अभी। अगर आपका यूनिट इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की तारीख में प्ले करता है, अगर आपका प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो मास मार्केट तक जाने वाला है, लेकिन उसका यूनिट इकोनॉमिक्स और आपको जो मार्जिन उसके ऊपर है वो आपका बहुत मिनिमल है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे उसके तरह। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, एक मार्जिन पे फोकस करना है जो मेरा डबल डिजिट में, हायर डबल डिजिट्स में मार्जिन हो, और उस मार्जिन को फिर आप जैसे स्केल करोगे वो नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस नीचे ही आता है, ऊपर ऊपर बहुत कम टाइम में जाता है, और वो साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कोर बेसिक जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स है, आपकी यूटिलाइजेशन लिमिट्स है, और आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वो काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो रहा है आज की तारीख में। सारे स्टार्टअप्स बहुत फोकस कर रहे हैं उस कोर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को और नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। बट इसकी वजह से जो सीड स्टेज स्टार्टअप्स हैं, जिनको फंडिंग चाहिए और आज की तारीख में जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई है, कि मैं आज एक प्रोडक्ट में अगर पैसे लगाऊं और आज एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू करूं, तो शायद मुझे 3 साल लगेगा उसको प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाने के लिए। वहाँ पे इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, अच्छे आइडियाज़ पे इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और अंकित, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और तमाम पहलुओं पर आप दोनों ने बहुत अच्छे से रोशनी डाला। उम्मीद करते हैं कि नए लोगों को आपके टिप्स काम आएंगे। चलिए, ये तो चर्चा हुई, लेकिन अब आपको एक और बेहद ख़ास मेहमान से मिलवाते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आशीष शाह के एक ख़ास इंटरव्यू के साथ, जिनसे ख़ास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आशीष शाह को फाउंडर और CEO हैं पेपर फ्राई के। तो चलते चलते आप ये इंटरव्यू देखिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम आज खास बातचीत कर रहे हैं आशीष शाह, CEO और को फाउंडर है पेपर फ्राई के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने आज एक रिपोर्ट रिलीज की है, होम रिपोर्ट कार्ड 2023। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बताएं, और सबसे फेवरेट जो ट्रिवियाज है उसके बारे में बताएं।
नहीं, ये हमारे स्पेस में, होम एंड फर्नीचर स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर होने की वजह से हमको हमेशा ऐसे सवाल आते रहते थे फ्रेंड्स, फैमिली, मीडिया से कि होम एंड फर्नीचर के ट्रेंड्स बताइए। इंटरनली हम काफ़ी ट्रेंड्स देखते रहते थे, तो हमने सोचा कि इस बार हम रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं जो बताता है कि इंडिया पिछले साल 2023 में क्या खरीद रहा था। हमें पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। हर कुछ सौ किलोमीटर के बाद खाने की फूड की हैबिट्स बदल जाती हैं, आपका क्लोथिंग बदल जाता है, और किस तरह से अपना होम को डेकोरेट करते हैं वो बदलता है। पेपर फ्राई आज 300 सिटीज़ में फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम लोग अब तक 11 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस कर चुके हैं, और हमको इसलिए लगा कि हम अपने बिज़नेस में, होम एंड फर्नीचर बिज़नेस में सबसे ज़्यादा सक्षम हैं ट्रेंड्स बताने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग हैं। जैसे गुजरात में सबसे ज़्यादा बार फर्नीचर बिकता है। एक ड्राई स्टेट में पता नहीं लोग बार फर्नीचर लेके क्या कर रहे हैं। मुंबई ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अम्ब्रेलास खरीदता है। सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई में होती है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अम्ब्रेला मुंबई में खरीदे जाएंगे। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 8 सीटर डाइनिंग टेबल बिकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी वहाँ पे कल्चर है लोगों को घर पे बना के बिरयानी खिलाने का, साथ में बैठ के पार्टीज़ वगैरह करने का। मस्कीटो नेट सबसे ज़्यादा मुंबई में बिकते हैं। हमें पता है मुंबई में मस्कीटोज़ का क्या हाल है। सो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं। तीन तरीके के ट्रेंड्स बताए गए हैं रिपोर्ट के अंदर। एक बताया गया है कि कौन से स्टेट्स, सिटीज़ और स्मॉल टाउन सबसे ज़्यादा फर्नीचर और होम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे सिटीज़ के स्टैंड पॉइंट से बेंगलोर सबसे ज़्यादा होम प्रोडक्ट्स खरीदता है, फिर मुंबई खरीदता है, और फिर उसके बाद दिल्ली, चेन्नई और पुणे। उसी तरह से सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं चार्ट बस्टर्स, सबसे बड़ी सिटीज़ जो खरीद रही हैं, सबसे बड़े स्टेट्स, और टियर 1 और टियर 2 टाउन्स के खरीद रहे हैं। दूसरा कुछ वेलोसिटी मैट्रिक्स हैं कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, 15-20 मिनट में पेपर फ्राई में कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं। उससे पता चलता है कि लोग कौन सी कैटेगरीज को ज़्यादा खरीद रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर खरीद रहे हैं। कुछ ट्रिविया रिलेटेड हैं जिनके बारे में मैंने बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि विस्की ग्लासेस जो हैं वो इंडिया में बियर ग्लासेस से 2.5 गुना ज़्यादा बिकते हैं, और हमको पता है कि इंडिया विस्की कंज्यूमिंग कंट्री है। तो उस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मैं ज़्यादा आपके स्टील नहीं करूँगा, प्लीज़ रिपोर्ट देखिए और एंजॉय करिए। पिछले कुछ साल थोड़े से कठिन रहे हैं इस इकोसिस्टम के लिए, स्पेशली होम फर्निशिंग। अभी फिलहाल देखिए 2023 के एंड में प्रीमियमाइजेशन, लग्जरी का ट्रेंड था। 2024 में भी वो शायद कंटिन्यू करेगा या नहीं, हम आगे चलकर देखेंगे। बट हाउसिंग मार्केट फिलहाल बूम कर रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो इसके बारे में बताएं कि आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अब किस तरह के लग रहे हैं आपको, क्योंकि 15 to 25% आपने ग्रोथ बताई है। आगे चलकर क्या देख सकते हैं एक अपटिक यहाँ से? नहीं, जैसे आपने बोला पिछले 1.5 साल आई थिंक ये इस इंडस्ट्री के लिए थोड़े मुश्किल थे। स्पेशली डिस्क्रिशनरी डिमांड जो होती है वो काफ़ी लो चल रही थी। काफ़ी कुछ एक्शन हुआ है रियल एस्टेट के फील्ड में, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग पोजेशंस लेंगे, जो कि अगले 3 से 6 महीने में होना चाहिए, जब स्कूल बंद होते हैं तो लोग नए घरों में मूव करेंगे, उस टाइम पे हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि होम एंड फर्नीचर कैटेगरीज जो हैं वो बहुत ही बड़े तरीके से वापस आएंगी। एज पेपर फ्राई हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं इस बिज़नेस के अंदर। हमारा गोल है कि हम सबसे ज़्यादा वैरायटी और सबसे ज़्यादा ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, और हमको लगता है जब ये ट्रेंड बदलेगा तो सबसे ज़्यादा हम ग्रोथ एंजॉय करेंगे आने वाले कुछ 3 से 6 महीने में। पेपर फ्राई के स्टैंड पॉइंट से ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड एक मार्केट है, और आप वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स माने जाते हैं। तो आपका मार्केट शेयर फिलहाल, अगर उसके बारे में बात कर सके कि कितना बढ़ाना चाहेंगे आगे चलकर, ग्रोथ रेट और ओवरऑल सेल्स डिमांड की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए इनहेरेंटली जैसे आपने बोला 85% बिजनेस जो है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, और हम ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। मुझे लगता है जो ग्रोथ है सब प्लेयर्स की वो इससे आएगी कि कैसे ये मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में, राइट, कुछ सालों में। और हमारा जो
जो बिज़नेस बढ़ेगा वो ज़्यादा शेयर लेके बढ़ेगा अनऑर्गेनाइज मार्केट से, आपस में एक दूसरे से बिज़नेस लेने से शेयर नहीं बढ़ने वाला है, राइट। दो चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं। एक तो ये है कि हम ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करवाते हैं और अपने बायर्स को उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट। वो बिज़नेस मुझे लगता है आगे चल के बढ़ता रहेगा। दूसरा ये है कि जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस अभी बढ़ रहे हैं, सो हम ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं और हम ऑनलाइन बिजनेस हैं, दोनों जो ट्रेंड्स हैं वो आगे चल के बढ़ने वाले हैं, राइट। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हर साल ऑनलाइन ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे आ रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले तक 10 साल पहले जब हमने पेपरफ्राई शुरू किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि होम एंड फर्नीचर प्रोडक्ट्स कोई ऑनलाइन लेगा, राइट। हमको 10 साल हो गए वो बेचते हुए। मुझे लगता है ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है इंडस्ट्री और जैसे जैसे ऑनलाइन का अपटेक बढ़ता है, आई थिंक पेपरफ्राई का बिजनेस उसके साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। तो आपकी मार्केट शेयर अभी फिलहाल कितनी और कितना बढ़ते हुए दिख रहे हैं? ऑनलाइन स्पेस में, जो वर्टिकल स्पेस में हम लोग ऑपरेट करते हैं, मुझे लगता है हम लोग सबसे बड़े प्लेयर हैं। मार्केट शेयर बताना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि हम 1/3 ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री तो होंगे एज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द बिजनेस। और ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स आपका कितना %? हमारा ऑफलाइन बिजनेस जो हमारे 180 स्टोर्स में इंडिया में जो हमारे ओमनी चैनल प्रेजेंस के थ्रू अराउंड 55% है और बैलेंस बिजनेस ऑनलाइन होता है। सो जैसे जैसे हमने स्टोर्स ओपन करे हैं, हमारा ऑफलाइन स्टोर्स बढ़े जा रहे हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आइकिया, वेस्ट एल्म जैसे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस मार्केट में एंट्री की है, तो क्या आप उसकी वजह से कोई प्रेशर देख रहे हैं फिलहाल, या ईटिंग अप ऑफ शेयर्स इन द मार्केट शेयर स्पेसिफिकली? जैसे मैंने बोला, मेरा ये मानना है कि हमारा इंडस्ट्री, हमारा जो बिज़नेस है वो तब ग्रो करेगा जब हम सब लोग मिलके इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे जैसे और प्लेयर्स कंट्री में आते हैं जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जिनको लोग जानते हैं, आई थिंक वो सिर्फ मदद करता है ऑर्गेनाइज्ड बिज़नेस को बढ़ाने के, राइट। आज से 3-4-5 साल पहले जब हम लोग टीवी एड्स करते थे और हम लोग पेपरफ्राई अकेले बिजनेसेस थे जो कैटेगरी के ऊपर पैसे खर्च कर रहे थे, राइट। आज बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, आप फर्नीचर के बारे में बातें होने लग गई हैं, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होंगे, फर्नीचर के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, वैसे वैसे ये जो बिज़नेस है ऑर्गेनाइज होता रहेगा। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग आएंगे हमारे देश में और नए इंडिया से ब्रांड्स बनेंगे और मार्केट ऑर्गेनाइज होगा, बिजनेसेस लाइक पेपरफ्राई को सिर्फ गेन ही होने वाला है। एक की डिफरेंशिएटर अगर आप बताएं पेपरफ्राई का, आपके बाकी सारे कंपेटिटर्स से अगर कंपेयर करें, अर्बन लैडर से लेके आइकिया, वेस्टर्न तक, आपका की डिफरेंशिएटर क्या है? बहुत आसान है। मेरा की डिफरेंशिएटर ये है कि मैं मार्केट प्लेस हूँ। मेरे पास इंडिया के सबसे ज़्यादा फर्नीचर प्रोडक्ट्स और होम प्रोडक्ट्स हैं। आज आप पेपरफ्राई में 50+ फर्नीचर कैटेगरी, 150+ होम कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हमारे पास 18,000 फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस वेरियस प्राइस पॉइंट्स। आप एक वार्डरोब अगर लेने के लिए मार्केट में है तो आपको 7,000 रुपये का वार्डरोब भी मिलेगा और 1.5 लाख रुपये का वार्डरोब भी मिलेगा पेपरफ्राई पे, राइट, जो कि बाकी किसी भी ब्रांड से बहुत अलग है। 18,000 पीसेज ऑफ फर्नीचर में से अगर आपको सिलेक्शन करना है और जो 200+ ब्रांड से सिलेक्शन करना है, वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान बना देता है। एक बार आप अगर पेपरफ्राई के ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं या हमारी ऑफलाइन दुकानों में आते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के सारे ब्रांड्स जो हैं वो पेपरफ्राई पे बेचते हैं। सो हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी वैरायटी है जो क्यूरेफुली क्रिएटेड है हमारे कैटेगरी मैनेजर्स के थ्रू, और वो हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर है। दूसरी बात ये है कि हम लोग आज पेपरफ्राई के प्रोडक्ट्स 300+ सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा खुद का सप्लाई चेन है, तो इसलिए आप जो भी वेबसाइट पे देखते हैं वो आपको आपके घर में मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट टूट गया है या स्क्रैचेस हैं या कुछ एम्बलिशमेंट्स हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, बिकॉज पूरा जो प्रोडक्ट, पूरे सप्लाई चेन है वो पेपरफ्राई खुद कंट्रोल करता है। सो द फैक्ट कि हम लोग मार्केट प्लेस हैं, हमारा खुद का सप्लाई चेन है और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे अवेलेबल हैं 110 सिटीज़ में, आई थिंक वो हमारे की डिफरेंशिएटर्स हैं हमारे बिजनेस में। अगले पड़ाव में आप किस डायरेक्शन में एक्सपैंड करना चाहेंगे? टियर 1, टियर 2 में रहेगा, और आपका जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो एक स्ट्रैटेजी आपने कहा है कि वो डिफाइन करेगा अगले कुछ साल के बिजनेस को। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा जो हमारा ग्रोथ ड्राइवर रहा है अभी तक, वो ये है कि हम अपना कैटलॉग हमेशा एक्सपैंड करते रहते हैं। तो आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे हम और भी बहुत सारे D2C ब्रांड्स को लेकर आएंगे, मार्केट प्लेस सेलर्स को लेकर आएंगे, तो हम सप्लाई हमेशा बढ़ाते रहेंगे। उसके साथ साथ में हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो ऑनगोइंग बेसिस पे बढ़ता रहता है वो चलता रहेगा। और स्टोर्स एक्चुअली हमारा बिग बेट है जो हम एक्सपैंड करते रहेंगे। आने वाले 9 महीनों में भी हम लोग 50+ फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मोस्टली ये फ्रेंचाइजीज जो हैं वो टियर 1, टियर 2 टाउन्स में खुलेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंजम्पशन हमेशा से था,
बट ऑप्शंस नहीं थे कस्टमर के पास अवेलेबल परचेज करने के लिए। किसी भी बड़े ओकेजन के लिए कस्टमर्स जो हैं वो बड़े सिटीज़ में जाते थे। आज जब पेपरफ्राई का स्टोर लोकली अवेलेबल है तो सारे ब्रांड्स को आप अपनी सिटी में खरीद सकते हैं। देयरफॉर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टियर 1 टियर 2 टाउन्स में काफ़ी ग्रोथ होगा और हमारा जो पूरा फ्रेंचाइजी स्ट्रैटेजी है वो टियर 1 टियर 2 टाउन्स में ही एक्सपेंशन करेगा। विशिंग द होल टीम ऑफ पेपरफ्राई ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।